हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल आउट ऑफ करियर पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। वो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम केवल उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल आज हम कर रहे हैं वो केवल प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। इनमें से आज मैं आपको जितने आर्टिकल कराऊंगी 99% वो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। 1% हो सकता है ना आए या इनसे अलग आए, लेकिन 99% यही आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आर्टिकल मैंने इस वीडियो में आज ऐड करे हैं वो वही हैं जो अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या बार बार रिसेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप देख रहे हैं आर्टिकल 52 है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 52 ये कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति की पोस्ट होनी चाहिए या एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति हम सभी जानते हैं भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो आर्टिकल 52 हमसे क्या कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति पोस्ट होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आपको आर्टिकल कभी भी नहीं रटने हैं। अगर आप आर्टिकल रट के चले गए, जो आर्टिकल के सामने जो स्थिति दी गई है और आपने उसी के अकॉर्डिंग याद कर लिया, तो पेपर में जाकर आपको बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट मिलने वाली है। और जब वो डिफरेंट स्टेटमेंट आपको मिलेगी तो आप उस आर्टिकल को उस डिफरेंट स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल जो है कई तरह से घुमाकर पूछे जाने लगा है। इसीलिए आपको फोकस रटने पर नहीं, समझने पे करना है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल दिए गए हैं वो किस नियम के लिए दिए गए हैं या किस स्थिति के लिए दिए गए। तो आज मैं आपको सिर्फ वही समझाऊंगी कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के लिए। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 52 आपको याद रखना है और कुछ नहीं, भारत का राष्ट्रपति यानी भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। नेक्स्ट है 54, राष्ट्रपति का चुनाव। यानी इसमें ये बताया गया है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, है कि कौन, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो कोई ना कोई राष्ट्रपति को चुन रहा होगा। क्योंकि जब आगे का आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली ये बताऊंगी कि राष्ट्रपति का चुनाव यानी चुनाव में कौन कौन। आप ये बात सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है। आपको पता है विधानसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव, तो अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सदस्य जो है वोट करते हैं, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 54। अगर वो सदस्य पूछे तो भी 54 जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव पूछे तो भी 54 आर्टिकल ही रहेगा। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अभी हमने पिछला देखा आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव। तो चुनाव से आपको समझना है कि चुनाव हो रहा है तो कोई ना कोई तो चुन रहा होगा। और जब बात तरीके की आती है तो किसी एक तरीके से तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होगा। अब आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है व एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा मत डाले जाते हैं। ये बात आप जानते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसीलिए तो कौन सा तरीका हम वो अपनाते हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव का क्या तरीका। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। इनके तरीके होते हैं। जब आगे हम राष्ट्रपति का टॉपिक करेंगे तो हम पूरी तरह से देखेंगे कि इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है व कैसे इनके वोट निकाले जाते हैं या कैसे इनके वोट काउंट किए जाते हैं। अब आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये बात हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 56 हमें ये बता रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। कुछ बातें हम सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उस पर महाभियोग लग जाता है या किसी कारणवश उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, जैसे वो बीमार हो गया या कुछ और है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके पद को संभाला जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है और जिस दिन से उसने शपथ लिया उसके पूरे 5 साल तक वो अपने पद पर बना हुआ है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद भी जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता वो अपने पद पर बना रहता है। अगर राष्ट्रपति के
पद को या उनकी कार्यवाही को उपराष्ट्रपति संभालता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी उस वक्त प्रेजेंट ना हो या किसी कारणवश वो राष्ट्रपति का पद ना संभाल पाए, तो ऐसी स्थिति में फिर कौन संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई उस पद को संभालेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक पूरी कड़ी है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजेआई संभालेगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पुनः चुनाव 57। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति का फिर से चुनाव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को एक से ज़्यादा बार चुना जा सकता है। मीन्स कोई भी एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बार एक ही राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे और सबसे लंबे समय तक 11 वर्ष तक वो राष्ट्रपति बने रहे थे। तो भारत के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि कोई भी एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है? आर्टिकल 57। यानी आर्टिकल 57 ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद वो नहीं बन सकता। तो भारत में इस चीज़ में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। अब कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा, उसकी जो भी योग्यताएं बताई गई है वो आर्टिकल 58 में बताई गई है। क्या क्या योग्यताएं हैं देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, और साथ ही वो किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो एक उम्मीदवार हो गया राष्ट्रपति के लिए। वो खुद जाकर अपना नाम नहीं देता, उसको चाहिए होता है 50 प्रस्तावक, जो चुनाव आयोग के सामने प्रस्ताव लेके जाते हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाओ। और ये 50 प्रस्तावक के साथ साथ 50 अनुमोदक, यानी उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले भी होने चाहिए। और ये जो 100 संख्या है ये अलग अलग व्यक्ति है, ये नहीं कि जो 50 प्रस्तावक है वही 50 अनुमोदक है। 50 प्रस्तावक अलग होते हैं और 50 अनुमोदक अलग होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति खुद कभी भी अपना नामांकन चुनाव आयोग के सामने नहीं लेके जाएगा। वो 50 व्यक्ति होंगे जो उस व्यक्ति के लिए नामांकन लेके जाएंगे, एक प्रस्ताव लेकर जाएंगे कि इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाओ, और साथ ही में उसके 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की एक राशि जमा करानी पड़ती है। वो एज अ सिक्योरिटी मनी होती है। और अगर कोई व्यक्ति जितने भी वोट पड़े हैं कुल वोट का, यानी कोई उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है, अगर उसने वोट का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो उसकी राशि जमा करनी चाहती है, वापस नहीं दी जाती। 1997 में ये राशि 2500 रुपये थी, लेकिन अब ये राशि जो है 15,000 कर दी गई है। अब आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता है। तो जो योग्यता आपको बताई गई है वो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु हो जानी चाहिए, किसी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये की राशि, ये सब उनके पास होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्य होते हैं। आर्टिकल 59 यानी राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। अब इसको समझना है कि ये क्या है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाला है वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिवालिया नहीं होना चाहिए। बाद में पता चले कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है और उसका तो दिवालिया हो गया। तो जो एक कंडीशन इसमें बताई गई है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो ये नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो कंडीशंस बताई गई है वो तो योग्यता थी, योग्यता अलग है, और जो कंडीशंस है वो अलग है। तो यहाँ पे आपको 8 और आर्टिकल 59 दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक में योग्यताएं हैं और एक में कंडीशंस है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना आर्टिकल 60 में। आप ये बात जानते हैं कि जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है तो वो सीजेआई के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है, यानी जब वो शपथ ग्रहण करेगा तो उस समय भारत का यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, उसके समक्ष वो शपथ लेता है। अगर किसी कारणवश भारत का मुख्य न्यायाधीश वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो उच्चतम न्यायालय के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ ले सकता है। पता होना चाहिए आपको कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना आर्टिकल 60 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 60 ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करेगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और जो बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए।
आर्टिकल के साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, पता है तो रिवीजन हो गई है, नहीं पता है तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 के अंतर्गत आती है। देखो, महाभियोग की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो आपको पता है कि सदन के किसी भी, जो सदन होता है उसके किसी भी हाउस, जो भी राज्यसभा है या लोकसभा है, कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकता है। आपको पता है जब महाभियोग लगाया जाता है तो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है और ये किसी भी सदन के द्वारा दिया जा सकता है। अब बात यह आती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है। तो अगर स्टेटमेंट पूछी जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। ये स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके अलावा महाभियोग का और कोई रीज़न नहीं है। महाभियोग क्यों लगाया जाता है? अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो या संविधान के नियमों का उल्लंघन किया हो, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको जब हम राष्ट्रपति का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये टॉपिक कराऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जैसे उनका कार्यकाल, उनकी शपथ, उनकी महाभियोग की प्रक्रिया, उनका चुनाव, ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। ये बात आपको मैंने बता दिया है कि राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है, जब उसने त्यागपत्र दिया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो या महाभियोग लगा हो। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति का पद इन 3 कारणों से खाली हो जाता है, यानी उसने त्यागपत्र दिया है, उसकी मृत्यु हो गई या महाभियोग लगा, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर हर हालत में राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है। तो ये कौन बता रहा है हमें? आर्टिकल 62 बता रहा है। 65 आर्टिकल उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ये मैंने आपको बता दिया है कि कब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो है पद पर कार्य करेगा। अगर उसकी बीमार हो गया है, अगर राष्ट्रपति बीमार हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसने त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग लगा दिया, उस टाइम पे एक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा किए बिना ही बीच में छोड़कर जाता है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्य को संभालता है। जितनी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की वो सब उपराष्ट्रपति को मिल जाती है। पर ये कब तक के लिए होती है? सिर्फ 6 महीने तक के लिए, जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किसी कारणवश किसी राज्य की राज्यसभा भंग हो जाती है या कोई और कारणवश कोई कानूनी कार्यवाही बीच में आ जाती है, तो ये सभी मामले कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा देखे जाएंगे। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 71। मैंने जो स्टेटमेंट बताई है बिल्कुल क्लियर कट है, आपको उसी तरह से समझनी है। केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही जाएंगे राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के मामले। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत देखेगा? आर्टिकल 71 के अंतर्गत देखेगा। 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। यानी राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है। यानी वो क्या कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि ये गलत सज़ा दे दी गई है या ये सज़ा ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो उसकी सज़ा को मृत्युदंड से हटाकर जीवन भर का कारावास कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन भर का कारावास मिला हुआ है तो उसकी सज़ा को थोड़ा कम कर सकता है। तो ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम से पूछा गया है, इसको तो आप टिक कर ही लो। आर्टिकल 72। नेक्स्ट आर्टिकल है 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श व सहयोग प्रदान करना। यानी जो कैबिनेट है या जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श सहयोग प्रदान करेगी। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 74। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप ये सारे ही लर्न करने हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी। ये क्या कहा गया है? जिस तरीके से आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, वही आर्टिकल 76 कह रहा है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए, यानी उसकी एक पोस्ट होनी चाहिए, यानी उसकी एक पद होना चाहिए। आर्टिकल 111 क्या कह रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के पास। इन सभी विधेयकों को यानी इन सभी बिलों को राष्ट्रपति स्वीकृति देता है या उनका फैसला सुरक्षित रखता है।
ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बिल संसद से राष्ट्रपति की सहमति के लिए, स्वीकृति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति उसे सिर्फ वापस कर सकता है, और जब वो दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है संसद से, तो उसे वो बिल पास करना ही पड़ता है। यानी हर हालत में राष्ट्रपति को बिल तो पास करना ही है, लेकिन वो कर क्या सकता है, सिर्फ उस बिल को समय दे सकता है, उसका फैसला सुरक्षित रख के, या वापस उसको संशोधन के लिए, विचार विमर्श के लिए संसद के पास भेज कर। नहीं तो दोबारा जब आएगा दूसरे राउंड में उसके पास विधेयक, तो उसको बिल पास करना ही है, यानी बिल तो वो पास करेगा ही। तो आर्टिकल 111 क्या कह रहा है कि संसद के द्वारा जो भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे, 111 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब आपको ये पता होना चाहिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय अगर कोई नियम बनाने हो या कोई कानून लागू करना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है, तो उसे जो है ऑर्डिनेंस बिल कहा जाता है। ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है। पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वो कौन सा आर्टिकल कह रहा है, आर्टिकल 123 कह रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है, संसद नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कोई बहुत ज़रूरी में नियम या कानून को बनाना है या लागू करना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति ही उस अध्यादेश को पास कर देता है, तो फिर वो जारी हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सत्र स्टार्ट हो जाता है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करा लेना होता है। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। आर्टिकल 143 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन वो उस सलाह को माने या ना माने, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय तो अपनी सलाह दे देगा, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो माने या ना माने, ये राष्ट्रपति की मर्जी होती है। तो अब आपके आर्टिकल फिनिश हो गया है। जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने आज आर्टिकल करे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसलिए सारे के सारे आपको ऐसे के ऐसे लर्न करने हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए।